ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे पूछा है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ इंटरव्यू प्लस मेंस का लेकर कितना आ सकता है, कि थोड़ा आप थोड़ा बता दें, तो उसी पर मैं आपको बता देता हूँ। और ये एक अनुमान टाइप का होगा, लेकिन ये जो अनुमान होगा, जो अप्रोक्सीमेशन होगा, है ना, इसमें मैं बता दूं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, इसी अनुमान के आसपास रहेगा, इसमें कोई प्लस माइनस टू भी नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, इसमें कोई प्लस माइनस टू नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस होगा तो एक मार्क्स आगे या एक मार्क्स पीछे, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने प्री से भी रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि प्री का कट ऑफ कितना होगा, है ना। बाकी चैनल्स का मुझे पता नहीं यार किस हिसाब से वो लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। कुछ चैनल्स का मैंने देखा था, एक चैनल ने बोला था कि यार पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से इस बार का उन लोगों ने कट ऑफ बोला था कि 48 से 48 नंबर ऐसा जाएगा। किसी ने बोला था 40 के पार कट ऑफ जाएगा, है ना। एक ने कहा था कि 28 से 35 के बीच में कट ऑफ जाएगा। तो सब सिक्योर साइड लेकर जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, सिक्योर साइड लेने से अनुमान नहीं निकलता है, अप्रोक्सीमेशन नहीं निकलता है। ठीक है, इंटरपोलेशन एक टेक्निक होती है, आपको इंटरपोलेशन करके समझना पड़ता है कि किस तरीके से अनुमान निकलता है, यानी कि स्टैटिस्टिकल वैल्यू किस तरीके से आप निकालते हैं, उसी को इंटरपोलेशन कहते हैं। तो उसको समझना पड़ता है। तो जिन लोगों ने भी इंजीनियरिंग कर रखा होगा ना, ठीक है, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा होगा तो वहां पर एज अ सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाता है। तो जिन्होंने थोड़ा ध्यान से सब्जेक्ट को देखा होगा तो उनके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है समझना। ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से काम करता है, अनुमान किस तरीके से काम करता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से काम करता है। तो उसी के आधार पे मैं ये कोई भी जो डेटा बताता हूँ ना, मैं उसी के आधार पे बताता हूँ। अप्रोक्सीमेशन एक फॉर्मूला होता है, उसके आधार पे मैं कोशिश करता हूँ बताने का, और वो नियर अबाउट सेम रहता है। अगर आप मेरे प्री वाले कट ऑफ को भी देखोगे ना, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना, 22 से 24 नंबर ऐसा या 22 से 23 नंबर ऐसा जाएगा कट ऑफ, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो प्लस माइनस टू के पास में ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे कम कट ऑफ हमको लगता है मैंने ही बताया था आपको कि इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। बाकी सब तो बहुत ज्यादा बता रहे थे, 28 35 48 40 के पार, ऐसा ऐसा मैंने नहीं बताया था, क्योंकि वो फॉर्मूला के आधार पे मैं बताने की कोशिश कर रहा था, है ना। और आप नियर अबाउट देखो, उतने के रेंज से और पीछे ही चला गया। ठीक है, यानी कि नियर अबाउट सही था, है ना। आप देखो तो नियर अबाउट वो सही डेटा निकला था। तो ठीक उसी के आधार पे, वही अप्रोक्सीमेशन के आधार पे, इंटरपोलेशन का कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ही मैं आपको मेंस का भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है इंटरव्यू प्लस आपका जो मेंस का जो रिजल्ट आया होगा उसके आधार पे। ठीक है, कितना कट ऑफ जा सकता है। और मैं फिर से बता दूं, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्लस माइनस टू इसमें भी नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा होगा यार तो एक मार्क्स किसी का थोड़ा ज्यादा जाएगा, या एक मार्क्स थोड़ा पीछे जाएगा, उससे ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। ठीक है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर हो गया तो मेरे लिए भी एक सीख रहेगी, है ना, कि यार फॉर्मूला में क्या चेंजेस नया किया जा सकता है, तो मुझे भी एक समझने को मिलेगा। ओके, बट होने वाला ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, या आप लोगों ने जो कमेंट्स भी मुझे लिखा था, तो मैंने अपने कमेंट्स में आपको बताया था कि कट ऑफ कितना जाएगा, सिक्योर्ड कट ऑफ मेंस मार्क्स का कितना होता है। कि अच्छी बात कि अगर इतनी मार्क्स आ जाए तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट आई एम गेटिंग सिलेक्टेड टू बी एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन द मार्केटिंग और एनी अदर फील्ड। वो कितनी मार्क्स होनी चाहिए, तो उसको ही लेकर मैंने ये इंटरपोलेशन बनाया। तो मैं आपको बता दूं, आपने जो मेंस का एग्जामिनेशन दिया, तो आपने देखा कि मेंस के एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ आया है, ठीक है, मेंस के एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ आया है, वो कट ऑफ आया है 16.25। ठीक है, मेंस के एग्जामिनेशन का आपका कट ऑफ आया है 16.25, और ये हर एक कोटा के लिए लागू हुआ है। चाहे आप एससी कोटा बात करो, एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व, यानी कि जनरल, हैंडीकैप, जितने भी हैं, सबका कट ऑफ सेम आया है 16.25। उन्होंने बताया है कि इसका कट ऑफ है। ठीक है, अब समझिए, तो इसमें सिक्योर्ड मार्क्स क्या कहता है? इसमें सिक्योर्ड मार्क्स होता है कि आपका जितना यार कट ऑफ आया है ना, ठीक है, मान लो 16.25 आपका कट ऑफ गया है मेंस में। अब जिन भी बच्चों को 16.25 से 5 टू 7 मार्क्स ज्यादा आया है, जिन भी बच्चों को 16.25 से 5 टू 7 मार्क्स ज्यादा आया है, तो वो मार्क्स कैलकुलेट कर लो। तो मैं यहां पर मान के चलता हूं 7 मार्क्स ज्यादा, 7 मार्क्स ज्यादा मैं कैलकुलेट करके चलता हूं। ठीक है, क्योंकि आ, आप समझो, मैं 7 मार्क्स ज्यादा कैलकुलेट करके मान लो चला, तो 16.25 को में जब आप 7 मार्क्स ऐड करेंगे, यानी कि 7 मार्क्स और आप ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये वैल्यू बन जाएगी 23.25 मार्क्स। समझ रहे हो? ये वैल्यू बन जाएगी 23.25 मार्क्स। कहने का मतलब है कि जिन भी बच्चों को आउट ऑफ 60 मेंस के एग्जामिनेशन में जिनका मार्क्स आया है 23.25 मिनिमम, मिनिमम,
तो मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, कुछ बच्चे होंगे जिनको 40 भी पार जाएगा, कुछ बच्चे होंगे जिनको 50 पार भी जाएगा, दैट इज एक्सेप्शनल केस। मैं बोल रहा हूँ कि 23.25 मार्क्स जिसको आया आउट ऑफ 60, दे आर इन द सिक्योर्ड स्टेज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिक्योर्ड स्टेज में। अब बात करते हैं इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू पे कितना मार्क्स सिक्योर्ड पे रहेगा? देखो मैं बता दूं एक चीज, इंटरव्यू पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों ने मुझे कमेंट में दिया था, और जो जो लोग जो पूछ रहे हैं, जो बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि यार सर मेरा इंटरव्यू खराब गया, मेरा किसी करे मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। ये आप कैसे डिसाइड किए कि आपका इंटरव्यू खराब गया या आपका इंटरव्यू अच्छा गया? पहले इस बात को समझो, ये आपने डिसाइड कैसे कर लिया अपने मन से कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है या आपका इंटरव्यू खराब गया? अब इसमें एक क्वेश्चन उठेगा कि सर मैंने तो, उन्होंने मुझसे 7-8 क्वेश्चन पूछा और मैंने 2-3 क्वेश्चन का ही आंसर दिया, तो मेरा इंटरव्यू खराब चला गया। ऐसा आपने सोचा। अब मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ, है ना? बच्चों जैसी बातें मत किया करो आप, तो ठीक है, बेवकूफों जैसी बातें मत किया करो। ऊपर वाले का नजामत है कि आपको बुद्धि दिया गया, विवेक दिया गया, दिमाग दिया गया, तो यार उसका इस्तेमाल करना भाई, ठीक है? सपोज आप एक एग्जामिनेशन के इंटरव्यू में गए, आप एक एग्जामिनेशन के इंटरव्यू में गए एंड आई एम अ इंटरव्यूअर, और मेरा कंसेप्ट ये कहता है, एज एन इंटरव्यूअर मेरा ये कंसेप्ट ये कहता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन इनको दूं कि ये जवाब ना दे पाए। सपोज मैंने क्वेश्चन ही ऐसा सेट करके मैं गया हूं कि ऐसा क्वेश्चन मैं इनको दूं जो ये जवाब ही ना दे पाए, मतलब इनको टफनेस हो, है ना, इनको इनको डिफिकल्टी हो जवाब देने में, बड़ी आसानी से ये जवाब ना दे पाए। ठीक है, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछा, तो मान लो अगर मैंने 8 क्वेश्चन वैसा पूछा और आपने 2-3 क्वेश्चन का ही जवाब दिया, तो मैं अपने परसेप्शन पे तो सही बैठा कि हाँ, एज एन इंटरव्यूअर मैं बहुत सही इंटरव्यू लिया। बात समझ रहे हो? एज एन इंटरव्यूअर मैंने बहुत सही इंटरव्यू लिया, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था 7-8 क्वेश्चन बनाऊं, उनके एटीट्यूड को मैं नाप पाऊं कि प्रेशरस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, उसको मैं नाप पाऊं, उसको मैं देख पाऊं, उसको मैं मेजर कर पाऊं, है ना? तो 7-8 क्वेश्चन में उन्होंने 2-3 क्वेश्चन का ही आंसर दिया, इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन का क्वेश्चनर जो मैंने बनाया था आपसे पूछने के लिए, वो मैंने सही बनाया था अपने लेवल पे। तो एज एन इंटरव्यूअर मेरा कंसेप्ट ये है। तो वो आपको कम मार्क्स कैसे देगा? उसकी जो ऑब्जेक्टिव थी वो फुलफिल हो गई, तो उसको लगा कि नाउ यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट। ठीक है, क्योंकि आप फेंकने वाले कैंडिडेट नहीं है। 2-3 क्वेश्चन का आंसर दिया, 5 और क्वेश्चन आपने आंसर नहीं दिया, आपने डायरेक्ट आंसर बोला कि सर आई हैव एन आइडिया बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट। इस तरीके से आपने आंसर दिया, आपने कुछ भी हवा में आंसर नहीं फेंक दिया। ठीक है, तो वो आपको फेल कैसे किया? आपको तो फेल किया ही नहीं, उसने जो सोचा आप उसी पे खरे उतरे, तो उसने आपको एवरेज मार्क्स दे दिया। आप समझ रहे हैं? आईएएस वगैरह का जो इंटरव्यू होगा या बीपीएससी में आप जाओगे या किसी भी पीसीएस में जाओगे, उसमें यही फंडा होता है ना? और बैंकिंग का भी फंडा यही है, बैंकिंग एग्जामिनेशन का भी फंडा यही है कि प्रेशर सिचुएशन आपको दिया जाए कि आप रिजॉल्व ही ना कर पाए, है ना? एंड देन उसके आधार पे हम आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो एक ये है। तो आप कैसे फेल हो गए? अगर आपने 2-3 ही आंसर आपने अगर दिया, तो आप फेल कैसे हो गए? इट इज नॉट पॉसिबल, आप फेल तो हुए नहीं। ओके, अब कोई कह रहा है कि सर मुझसे 8 क्वेश्चन पूछा, मैंने तो 6-7 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो मैं मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। आपने कैसे जज किया कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया? नाउ अगेन ऑब्जर्व द सेम सिचुएशन, उस इंटरव्यूअर ने अपने परसेप्शन के आधार पे 7-8 क्वेश्चन बनाया और आपने सातों क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो इंटरव्यूअर के ऑब्जेक्टिव पे आप फुलफिल ही नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी चीज होती है जो साइकोलॉजिकल गेम होता है। वो जो सोच रहा है उसके आधार पे आपको उतरना पड़ता है। ठीक है, वो जिस उसका पैर जिस नाव पे है ना, आपका पैर भी उसी नाव पे होना चाहिए। तो ये आप कैसे सोच सकते हैं? आपको लग रहा है कि आपने 7-8 क्वेश्चन उसने पूछा और आपने 6-7 क्वेश्चन का आंसर दिया, तो आप कंफर्म है क्या एक्यूरेट ही आंसर आपने दिया उसके आधार पे? क्योंकि क्वेश्चन जिसने पूछा उसके दिमाग में भी तो एक आंसर होगा, ये क्वेश्चन है, ये आंसर आना चाहिए, तो आप उसके दिमाग में घुस गए क्या कि ये क्वेश्चन पूछा और यही आंसर होना चाहिए? समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो आप कैसे जज कर लिए कि आपका अच्छा गया? तो सवाल अब ये उठता है कि सर फिर पता कैसे करें कि इंटरव्यू अच्छा गया या खराब गया? देयर इज अ पैटर्न। एक पैटर्न होता है बैंकिंग एग्जामिनेशन का। वो पैटर्न क्या है कि बैंकिंग जो एग्जामिनेशन है ना, देखो ये एक फ्रेशर का एग्जामिनेशन। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो एक्सपीरियंस भी पूछता है, दे विल गिव द वेटेज, लेकिन बहुत बड़ा वेटेज तो नहीं है यार ना। 1% 2% का वेटेज है, उससे ज्यादा वेटेज ये लोग नहीं देता। क्योंकि ये एग्जामिनेशन अगर एक्सपीरियंस कर रहा था, तो वो फोर्सफुली बोलते हैं कि यू विल हैव टू राइट योर एक्सपीरियंस। उनको भी पता है कि ये एग्जाम में ज्यादातर जो बच्चे आएंगे वो फ्रेशर कैंडिडेट वाले बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो हमको फ्रेशर को लेना है ना? अब चूंकि फ्रेशर को लेना है तो एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है, तो वो जज कैसे करेंगे कि आप प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं? क्योंकि अभी तक आप जॉब फील्ड में आए ही नहीं, है ना? तो आपको पता ही नहीं चलता है कि जॉब फील्ड का प्रेशर होता कैसे, तो जज कैसे करेंगे? तो इंटरव्यू का कंसेप्ट ही यही बनता है। तो उसके आधार पे वो लोग क्या करते हैं, उनको भी मालूम है, अनुभव जब इनके पास आएगा वो सीखते चले जाएंगे। लेट देम गिव एवरेज मार्क्स। किसी को फेल करना या किसी को बहुत ज्यादा मार्क्स देना उनके कॉन्सेप्ट में नहीं रहता है।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो जिन बच्चों का इंटरव्यू खराब गया ऐसा उनको लगता है तो गधे वो जैसी काम मत करो, है ना, बेवकूफों वाली हरकतें मत करो। ऊपर वाले ने दिमाग दिया, रैशनैलिटी यूज करो, लॉजिक यूज करो, किताबें पढ़ा करो, है ना, उनको समझ में आएगा कि दुनियादारी किस तरीके से चलती है। नंबर 1 थिंग। और जिनको लगता है इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, वेरी गुड, लगना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वेरी गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो अब आगे मुद्दे पर उतरते हैं। तो अभी तक मैंने बताया कि आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन था, कट ऑफ 16.25 था। तो जिन भी बच्चों को 5 से 7 मार्क्स ज्यादा आया है, आप सिक्योर्ड मार्क्स ऑब्टेन किया है आपने इस एग्जामिनेशन में, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल था, ठीक है। आपने सिक्योर्ड मार्क्स उठाया है, क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन होता है मैं भी अपना बंदों को बैठाता हूँ, ठीक है, और उनको मैं बैठा के बस ये कहता हूँ कि ऑब्जर्व कर भाई, क्वेश्चन क्या पूछा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा, इसको पता करो, ठीक है। तो वो ऑब्जर्व करने के लिए बैठते हैं एग्जाम को, उनको कोई लेना देना थोड़े, है ना। तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए बैठते हैं, उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई टफ पूछा है, आसान पूछा है, ऐसा। इसलिए मैंने बताया था कि इस बार कट ऑफ 22-24 से ज्यादा नहीं जाने वाला है ना, नहीं जाने वाला, तो उससे भी कम चला गया। आश्चर्य की बात तो ये है ना, यानी कि इसका मतलब हमारा भी ऑब्जर्वेशन उतना तगड़ा नहीं था, यानी कि लेवल ऑफ स्टूडेंट जो थे उनके लेवल पे तो और डीपली कंसेप्चुअल था। ओके, तो अगर आपका मेंस में 5 to 7 मार्क्स ज्यादा है, यानी कि हम 7 मार्क्स लेकर चलते हैं, मैं 7 मार्क्स लेकर चलता हूं, तो मान के चले आपको आया है 23.25 मार्क्स मेंस में। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। अब इंटरव्यू 100 मार्क्स का था, इंटरव्यू 100 मार्क्स का था। अब 100 मार्क्स में आप देखो, मैंने बताया ना एवरेज सबको वो 60 मार्क्स देके, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या लिखा था कि 40% तो मिनिमम आपको लाना है, यानी कि 100 में 40 तो लाना है। दैट्स व्हाई आप देखो कि वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पर्सनल लेवल पे कुछ अपने बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ, ठीक है, ईयर गैप क्यों हुआ, बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो। इन सब क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो। इन सब क्वेश्चन को पूछने का, बैंक तो प्राइवेट होने वाला है, क्यों ज्वाइन करोगे, इन सब क्वेश्चन को पूछने का मतलब ही यही है कि 40% मिनिमम अगर आप जवाब ही नहीं दे पाओगे तो हाउ दे विल गिव 40% मिनिमम। आप समझ रहे हो, उनसे उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया, तो 40% मिनिमम वो देंगे कैसे। इसीलिए फालतू फालतू भी सवाल पूछने हैं कि वेटेज बढ़ जाए, कम से कम 40% मिनिमम हम लोग दे पाए उसको, ठीक है। बाकी मेंस में जिसका जैसा मार्क्स था कैलकुलेट होके ओवरऑल कट ऑफ हम लोग बना देंगे, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए मेंस में क्या होता है, ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो सबको 100 में 60 मार्क्स मान के चलो वो दे ही देंगे, 55 to 60 मार्क्स। तो चलो हम 60 मार्क्स मान के चलते हैं, हम 60 मार्क्स मान के चलते हैं। अब मैंने इससे पहले एक कटअप बताया था, सॉरी कटअप मैं कहता हूं, इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था। उस वीडियो में मैंने यूनिटरी मेथड के बारे में आपको बताया था कि मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ 80-20 स्केल पे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। होता है ना, आपने 60 का मेंस दिया था, 100 मार्क्स का आपने इंटरव्यू दिया, तो 160 मार्क्स का टोटल आपने एग्जाम दिया, पर वो जो रिजल्ट दे रहे हैं वो 100 मार्क्स में ही दे रहे हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं 100 मार्क्स में, तो 100 मार्क्स में कैलकुलेट करते हैं, 80% वेटेज वो आपका मेंस का रखते हैं, 20% वेटेज वो आपका इंटरव्यू का रखते हैं। तो यूनिटरी मेथड पे मैंने आपको बताया था कि कैसे वो 80-20 के वेटेज को निकालते हैं, तो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो आप देख लेना। तो अब इसको हम 80-20 वेटेज पे बताते हैं। तो मेंस में आपको आ गया 16.25 कट ऑफ है, 7 मार्क्स आपको ज्यादा आ चुका है, 23.25 मार्क्स है। अब इसको हम 80 के वेटेज में निकालें, तो 80 के वेटेज में निकालेंगे तो ये मार्क्स आ जा रहा है 31, ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। 80 के वेटेज में आप इसको मार्क्स निकाले तो आपको मार्क्स आ गया 31, 31 नंबर आपको आ गया यार, समझ रहे हो बात को। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में मैंने क्या कहा, 100 में मान के चलते हैं 60 एवरेज वो देते ही देते हैं, चलो 55-60 मान के चलते हैं, मैं 60 मान के चलूं, तो 60 उन्होंने इंटरव्यू में आपको दे दिया। 100 में 60 आया, एक में 1 मार्क्स में 60/100, तो 20 के वेटेज में कितना है, 60/100 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स आया, है ना। अब इंटरव्यू में आपको कितना आया है, 12 मार्क्स, तो मेंस में आया 31, इंटरव्यू में आपको आया 12 मार्क्स, तो 31 प्लस 12 इन दोनों मार्क्स को जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 43 मार्क्स। 31 प्लस 12 जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 43 मार्क्स, यानी कि प्रोविजनल कट ऑफ जो मिनिमम बनने वाली है, प्रोविजनल कट ऑफ जो मिनिमम इस बार बनने वाली है वो 43 मार्क्स जाने वाली, समझ में आई बात। 43 मार्क्स वो जाने वाली है, उससे एक नंबर ज्यादा जाएगा या एक नंबर कम जाएगा, ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतना ही कट ऑफ आपका जाने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब इसमें एक कंसेप्ट और आप थोड़ा ध्यान में रखें कि प्रोविजनल जब कट ऑफ आती है तो उसके साथ रिजर्व लिस्ट भी बनकर आता है, ठीक है। और मैंने बताया था रिजर्व लिस्ट कब काम आता है, उसका भी मैंने उसी वीडियो में, यूनिटरी मेथड वाला जो मैंने आपको वीडियो बना कर दिया था ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, नहीं देखें तो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था क्या रिजर्व
लिस्ट का जो कैंडिडेट होगा उसके लिए चीज वैलिड होगी, रिजर्व लिस्ट कभी काम भी आता है कि नहीं। तो मैं बता दूं ज्यादा काम नहीं आता है यार, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्केल 1 ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं, ऑलरेडी आप स्केल 1 ऑफिसर का ही एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई उस सीट को क्यों छोड़ेगा, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप क्लरिकल कैडर का एग्जाम देते तो देयर आर चांसेस ना कि आप पीओ का भी एग्जाम देंगे या एसओ का एग्जाम देंगे, है ना। तो आप छोटे पद से ऊंचे पद पे आप जा रहे हैं, तो छोटा पद वाला आप सीट छोड़ देंगे, क्लर्क के कैडर को आप छोड़ देंगे अगर आपका एसओ या पीओ में हो जाएगा तो क्लर्क की तो वैकेंसी रह गई, है ना। तो उसको फुलफिल करना पड़ता है, तो वो कौन फुलफिल करेगा, रिजर्व लिस्ट से फिर कैंडिडेट उठाया जाता है। बट ऑलरेडी आप एसओ का ही एग्जाम दे रहे हैं, कैडर 1 का ही एग्जाम, स्केल 1 का ही आप एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई सीट को क्यों छोड़ेगा अनदर स्केल 1 के एग्जाम के लिए, बात समझ रहे हो। लेकिन सर्टेन चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2019 में आपको याद होगा कोल इंडिया का एग्जाम निकला था, मार्केटिंग ऑफिसर का एग्जाम आया था, याद है। तो कोल इंडिया में जो मार्केटिंग ऑफिसर का एग्जाम, तो कोल इंडिया इज अ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर, बैंकिंग से तो लाख गुना अच्छी है ना यार, समझ रहे हो, बैंकिंग से तो बहुत गुना अच्छी अच्छी कंपनी है वो। तो लोग इसको छोड़ के उधर चले गए, अच्छा सीट था यार, 89 सीट था, तो 89 बच्चे तो निकल गए। अब उस 89 में मैं मोटा मोटी आपको बता दूं 35 टू 40 स्टूडेंट जरूर बैंकिंग के होंगे, ये मैं पक्का आपको बता दूं, क्योंकि जो एक एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है उसी का दूसरा एग्जामिनेशन निकलता है, हवा में बैठने वाले का एग्जाम नहीं निकलता है। तो 35 टू 40 स्टूडेंट का गैप हुआ था, और उसी गैप के कारण रिजर्व लिस्ट के 35 टू 40 स्टूडेंट को उसमें पुट किया गया था तो 2019 में। बट इस साल क्या ऐसी कोई वैकेंसी आई है, नहीं आई है यार, कोल इंडिया जैसी कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी हाल में एनटीपीसी का आया है, एचआर का आया है, बट उसमें मार्केटिंग का उन्होंने दिया ही नहीं। तो जब वैकेंसी नहीं आई है तो दूसरे कैडर में लोग जाएंगे कहाँ, जब जाएंगे नहीं तो उसी पोस्ट पे रह जाएंगे ना, तो वैकेंसी क्रिएट होना कम चांसेस बनता है। लेकिन फिर भी देयर आर चांसेस, होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं होता है, होता है। कुछ लोग बीपीएससी का भी तो दे रहे होंगे, यूपीएससी दे रहे होंगे, पीसीएस दे रहे होंगे, कुछ दे रहे होंगे, तो वहां पे 2-3 सीटें खाली होने की संभावनाएं बनती है। तो वो खाली होगा तो ये रिजर्व लिस्ट के बच्चे वहां पर चल जाएंगे, समझ में आ गया। तो मैं समराइजेशन बता दूं, मैं बता दूं कि ओवरऑल कट ऑफ जो जाने वाला है यार, वो 43 मार्क्स जाने वाला है, प्लस 1 मार्क्स ज्यादा ले लो या प्लस 1 मार्क्स माइनस में कर लो, जाने वाला कट ऑफ इतना ही है प्रोविजनल फाइनलिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो वीडियोस जो आप देख रहे हैं ना, तो इस वीडियोस को थोड़ा सा आप लोग जो है अपने सोशल मीडिया पर जो है ना, सोशल मीडिया पर इसको आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दें इफ पॉसिबल, ठीक है। इफ मैं किसी को भी सब्सक्राइब करना या लाइक करने के लिए यार मैं नहीं बोलता हूँ, फालतू की बातें, जिसको पसंद आएगा यार वो लाइक करेगा, है ना, जिसको पसंद आएगा वो सब्सक्राइब करेगा, नहीं पसंद आएगा तुम बोलते रह जाओ साला नहीं करेगा, समझ रहे हो, तो बोलने का फायदा नहीं। बट इसको अगर आप अपने सोशल मीडिया पे अगर आप फैलाएंगे, क्योंकि आप तो अदर जो बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा कंटेंट मैं आपको बता दूं, अच्छा कंटेंट जो होता है इंटरव्यू से रिलेटेड या प्री से रिलेटेड या मेन से रिलेटेड, स्पेशली फॉर द मार्केटिंग ऑफिसर, यूट्यूब पे कम है, नहीं है इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अगर आप इनको शेयर कर दोगे ना, तो जो आने वाले कैंडिडेट होंगे ना, जो नेक्स्ट ईयर आएंगे या उसके नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो उनको हेल्प मिलेगा यार, समझ। और कितने गरीब बच्चे होंगे, है ना, जितने गरीब बच्चे होंगे वो इसी आस में तो होंगे कि एग्जाम निकल जाएगा तो यार मेरी जिंदगी अच्छी होगी, फैमिली अच्छी हो जाएगी, है ना, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा हो जाएगा, जिंदगी जीने में फिर यार मजा आएगा, है ना। तो उनको एक हेल्प मिल जाएगा। अब आप देखो आज के डेट में मार्केट कितना खराब है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए साला पैसा ले रहा है, ठीक है, इंटरव्यू के प्रिपरेशन की कोई पैसा नहीं लेनी चाहिए यार। इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो क्या पूछेगा कैसे आप बता सकते हो। मैंने भी जो आपको वीडियो के थ्रू बताया, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बस इतना ही बताया ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं और उसका प्रैक्टिकल आंसर क्या होता है, यही प्रैक्टिकल आंसर वो लोग दे भी, वो लोग इतना इतना डीपली आंसर भी आपको नहीं देंगे, ऊपर ऊपर हवा में वो लोग 2 किताब पढ़ेंगे और थियोरिटिकली बोल के आपको, आप तो नादान है भोले वाले, आपको तो आपने तो कभी नौकरी किया नहीं, है ना, तो क्या बोलेंगे यही प्रैक्टिकल आंसर है ना, आप मान के चलेंगे। बट आप जब इंटरव्यू में जाए आपको लगेगा नहीं यार ये तो मैंने कुछ और बोल दिया, तो खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो जो आंसर चाह रहे थे वो तो आप इंटरव्यूअर को आंसर मिला ही नहीं। लेकिन एक बार आपने पैसा पेड कर दिया तो कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए मैंने फ्री में कंटेंट बनाया था। वो मैंने इसलिए बनाया ना यार, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं वो पैसा नहीं दे सकते, 4,000-5,000 रुपया नहीं है उनके पास कि इंटरव्यू के लिए स्पेशली 4,000-5,000 रुपया वो पेड करें, नहीं पॉसिबल है यार उसके लिए, है ना। तो इसलिए मैंने बताया, तो आप अपने सोशल मीडिया चैनल पे यार इसको कम से कम शेयर करें, अपना जो फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम है वगैरह वगैरह, आप इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि उन तक ये वीडियोस पहुंचे और वो पहुंचे और उसका वो हेल्प ले पाए। और मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ यार कि जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है, जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे साथ अटैच हैं, मुझसे मुझसे बातचीत की है, मैं तो उनको यहाँ तक बोला, पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है झूठ मत बोलना, अगर पैसा नहीं है तुम मेरे से कंटेंट फ्री में ले ले भाई, है ना, फ्री में ले लो, पढ़ लो, एग्जाम पास कर जाओ, जब तेरा रिजल्ट आ जाए ना, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए, मेरा जो कंटेंट का जो पैसा है ना तब दे दो, समझ लो, मैंने तो यहाँ तक भी ऑफर किया, तब दे दो पैसा यार, तब दे देना पैसा,
ठीक है, तो वो लोग भी बोलते हैं हाँ सर अगर निकल जाएगा तो क्यों नहीं, और वो देते हैं, समझ रहे हो बात, वो पैसा रिटर्न भी करते हैं, सर आपके वजह से निकला या पैसा ले लो, इवन दैट वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि सर ज्यादा ले लो, पर मैं ज्यादा लेके करूंगा क्या, क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ, मैं शौकिया बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करने का शौक है इसलिए मैं शौकिया बिजनेस कर रहा हूँ, तो कोई इंटेंशनली तो बिजनेस नहीं कर रहा। तो मैं आने वाला जो टाइम है ना, आने वाले जो बच्चे होंगे उनको भी कंटेंट की जरूरत होगी, तो आप मुझे फोन कर लेना, या मुझे मेल कर लेना यार, है ना, मुझे बताना कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मैं आपका कंटेंट अभी नहीं खरीद सकता, क्या आप मुझे कंटेंट दे सकते हैं, तो मैं दे दूंगा यार, है ना। और मिलने के बाद यार ऐसा नहीं है, जब तुम्हारा एग्जाम निकल जाए तो तुम लौटा देना पैसा, वो इसलिए लौटा देना कि बिजनेस भले ही शौकिया है, पर अगर अर्निंग आती है, अब अगर अर्निंग आ रही है तो एक बूस्ट मिलता है कि चलो यार अर्निंग आ रहा है, मजा आएगा करने में, समझ रहे हो बात, तो किसी के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, तो मजा आएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको सोशल मीडिया पे आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट आप लोग का IBPS SO आएगा, एग्जामिनेशन होगा, तो अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे मेल कर देना, मेरा मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं मेल ID भी लिख देता हूँ, आप उसमें मेल कर देना, मैं रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। एनी काइंड ऑफ कंटेंट की जरूरत, अगर आपको पास पैसा होगा तब तो आप पहले ही पेड कर देना यार, ठीक है, पैसा होगा तो पहले ही पेड कर देना, है ना। वो इसलिए पेड करना क्योंकि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में, मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मोरल आदमी नहीं बनोगे ना, मोरालिटी अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे ना, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, सब कुछ करना, पर जिंदगी में वैसा काम कभी मत करना कि साला अपने ही नजर में ना उठ पाओ, समझ रहे हो, जिंदगी में सब कुछ करना, वैसा काम मत करना कि अपने ही नजर में ना उठ पाओ, जिंदगी बहुत लंबी होती है, ठीक है। 70 साल की जिंदगी है, 60 साल की जिंदगी है, एक बार कंटेंट फ्री में ले लिए, पैसा नहीं दिए, झूठ बोल के कंटेंट ले लिए कि सर पैसा नहीं है ना, फ्री में कंटेंट दे दीजिए, है ना, आप ले तो लिए कंटेंट, और ऊपर वाला खेल ही यही करता है, आपको परेशान तब करेगा ना जब आप उसके लिए रेडी नहीं रहते, बहुत अच्छा सिचुएशन आपको बना देगा, तब ऊपर वाला आपको परेशान करता है, रियलाइज दिलाने के लिए, ठीक है, आपने गलती किया, है ना, और वो गलती आपने किया, और आपको वो इतना समय देगा कि आप भूल भी जाएंगे कि आपने वो गलती किया, किसी को आपने धोखा दिया, किसी से झूठ बोलकर आपने वो चीज उठाया, ठीक है। तो वो आप जब भूल जाएंगे ना, तब ऊपर वाला आपको परेशान देगा, एक सिचुएशन आपके सामने देगा, और तब आप बोलोगे हे भगवान ये मेरे साथ क्यों, तब आपको याद दिलाएगा यार तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए बोलता हूँ अगर पैसा है तो पैसा दे के ले लेना, और पैसा नहीं है यार तो सच बोलना कि पैसा नहीं है सर, है ना, आप मुझे दे दो, मेरा एग्जाम निकल जाएगा, मैं आपको लौटा दूंगा, नो प्रॉब्लम, ले लो यार, है ना, तेरा ही किस्मत बनेगा, अपना अपना देश का कुछ बच्चों की लाइफस्टाइल अच्छी होगी, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना, इंडिया बढ़ेगा तब तो अच्छी बात होगी कुछ, है ना। तो यही है ना, आज के वीडियो में यही है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, है ना, फॉर योर आने वाला रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना, और पार्टी करो, मजा करो, है ना, अब तो रिजल्ट आने वाला है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।